हेलो दोस्तों, इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 12th का हिंदी सब्जेक्ट का अति महत्वपूर्ण गद्य खंड का 10 को क्वेश्चन हम लिखे हैं और ये वीडियो उन छात्रों के लिए सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा जो अभी तक कुछ भी नहीं पढ़े हैं। अगर वे छात्र इस वीडियो को अगर देख लेते हैं तो उसका 4 से 6 नंबर इस वीडियो में एकदम कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि 2 नंबर वाले आपका बिहार बोर्ड में 5 प्रश्न बनाना होता है, जिसमें से फिक्स है कि 2-3 इसमें से आएगा ही आएगा। लिख लीजिए, आएगा तो आएगा। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं कि हम लोग कितना आसानी से 10 प्रश्न को हम लोग याद कर लेते हैं समझ करके। तो अगर आप इंडियन टीचिंग लाइन के एक नए वीडियो और भी इसी प्रकार से अगर आप चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। तो चलिए बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला प्रश्न है कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो क्या होता। वाक शक्ति यानी अगर हम लोगों में वाक शक्ति यानी बोलने की शक्ति नहीं होती तो क्या होता। अब इसका आंसर देखिए कैसे लिखेंगे, सोचिए, एकदम अपनी भाषा में लिखेंगे। कहेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती यानी बोलने की शक्ति ना होती तो ये जो पूरा संसार है ना वो गूंगा प्रतीत होता। अगर हम में बोलने की शक्ति यानी वाक शक्ति ना होती तो ये पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता। और जिस प्रकार से आज हम लोग सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं वो नहीं कर पाते। सर कैसे सर? तो आज हम लोग बातचीत करते हैं तब ना किसी के दुख और सुख को समझते हैं। अगर बातचीत नहीं करते तो बोलिए दुख सुख का अनुभव कर पाते? बिल्कुल नहीं। तो कहेंगे कि अगर हम में वाक शक्ति ना होती तो ये पूरा संसार गूंगा प्रतीत होता। और जिस प्रकार से आज हम लोग सुख दुख का अनुभव कर रहे हैं ना वो नहीं कर पाते। याद हो गया होगा एकदम आसानी से, कितना आसान था एक प्रश्न। अब दूसरा प्रश्न में हम लोग आते हैं। तो दूसरा प्रश्न लिखा हुआ है कि उसने कहा था कहानी कितने भागों में बटी हुई है और कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। माने उसने कहा था जो कहानी है वह कहानी कितने भागों में बटी हुई है और उस कहानी के कितने भागों में युद्ध का वर्णन है। एकदम आसान आंसर। आइए समझते हैं। उसने कहा था जो कहानी है ना वो 5 भागों में बटी हुई। कितने भागों में? तो 5 भागों में। और 5 भाग में से दूसरा भाग, तीसरा भाग और चौथे भाग में युद्ध का वर्णन है। अब लिख दीजिए आंसर। कहेंगे उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है जिसमें से दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन है। बोलिए याद हुआ या नहीं याद हुआ? कितना आसान है, इतना आसान कभी आप सोचे नहीं होंगे। उसने कहा था कहानी 5 भागों में बटी हुई है जिसमें से दूसरे, तीसरे और चौथे भागों में युद्ध का वर्णन है। याद हो गया होगा दोस्तों। अब हम लोग चलते हैं तीसरा प्रश्न में। लिखा हुआ है कि जयप्रकाश नारायण के छात्र जीवन और अमेरिका प्रवास का परिचय दे। यानी जयप्रकाश नारायण के छात्र के बारे में बताना, छात्र जीवन के बारे में, और अमेरिका गए तो क्यों गए इसके बारे में बताना। तो देखिए, जयप्रकाश नारायण आईएससी के विद्यार्थी थे जिन्होंने आईएससी की परीक्षा बिहार विद्यापीठ से पास किए। इनकी आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वे अमेरिका जा करके पढ़ाई कर सकते थे। देखिए कैसे लिख रहे हैं। कहेंगे जयप्रकाश नारायण आईएससी के एक विद्यार्थी थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वे अमेरिका जाकर के पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन जब उन्होंने एक व्यक्ति के नाम, उस व्यक्ति का नाम था स्वामी सत्यदेव, जब उन्होंने स्वामी सत्यदेव के भाषण में ये सुना कि अमेरिका में लोग मजदूरी करके पढ़ाई कर सकते, तो जयप्रकाश नारायण पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और वहाँ कारखानों में, बागानों में, होटलों में काम करके और अपना पढ़ाई किए।
फिर से समझिएगा। कहेंगे जयप्रकाश नारायण आईएससी की विद्यार्थी थे। जयप्रकाश नारायण आईएससी की एक विद्यार्थी थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वे अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन जब उनको पता चला किनसे, स्वामी सत्यदेव के भाषण से, कि अमेरिका में लोग मजदूरी करके भी पढ़ाई कर सकते, तो वे अमेरिका में पढ़ाई करने के लिए चले गए और वहां होटल में, बागानों में, कारखानों में काम करके और पढ़ाई किए। लिखा जाएगा, किस प्रकार से लिखिएगा। कहेंगे जयप्रकाश नारायण आईएससी की विद्यार्थी थे जिनकी आर्थिक स्थिति इतना अच्छा नहीं था कि वे अमेरिका में जाकर के पढ़ाई कर सकते थे। लेकिन जब उन्हें स्वामी सत्यदेव के भाषण से यह पता चला कि अमेरिका में लोग मजदूरी करके भी पढ़ाई कर सकते हैं, तो वे आगे की पढ़ाई करने के लिए अमेरिका चले गए और वहां उन्होंने होटलों में, बागानों में, कारखानों में काम करके और अपना आगे की पढ़ाई को किया। उम्मीद है कि आप लोग समझ गए होंगे और इसका आंसर लिख देंगे। चलिए हम लोग अब चलते हैं चौथा नंबर प्रश्न में। चौथा नंबर प्रश्न कह रहा है गैंग्रीन क्या है। रोज कहानी से लिया गया है। गैंग्रीन क्या है, एकदम आसान आंसर। कहेंगे गैंग्रीन एक प्रकार का खतरनाक रोग है। गैंग्रीन एक प्रकार का खतरनाक रोग है जो पैरों में कांटा चुभने से ये धीरे धीरे घाव का रूप ले लेता है। समझ रहे बात को। गैंग्रीन एक प्रकार का खतरनाक रोग है जो पैरों में कांटा चुभने से धीरे धीरे घाव का रूप ले लेता है, जिसका इलाज मात्र पैर का काटना। जब ये घाव का रूप ले लिया यानी गैंग्रीन हो गया, तो इसका इलाज मात्र पैर का काटना। अब कभी कभी ऐसा भी होता है कि उस रोगी को पैर काटते समय मौत भी हो जाती है। इतना खतरनाक रोग है और हम लोग के पैर में कांटा चुभती है, बस छोड़ देते इसे। फिर से समझिए, गैंग्रीन एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक रोग है जो पैरों में कांटा चुभने से, गैंग्रीन एक प्रकार का बहुत ही खतरनाक रोग है जो पैरों में कांटा चुभने से ये धीरे धीरे घाव का रूप ले लेती है, जिसका इलाज मात्र पैर का काटना होता है। कभी कभी ऐसा होता है कि गैंग्रीन से पीड़ित रोगियों की मौत भी हो जाती है। उम्मीद है दोस्तों कि 4 नंबर प्रश्न भी आपको याद हो गया होगा। अब हम लोग चलते हैं 5 नंबर प्रश्न में। तो 5 नंबर प्रश्न आपके सामने लिखा हुआ है कि चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण है। यानी चंपारण क्षेत्र में बाढ़ आने की जो प्रचंडता हो क्यों ज्यादा बढ़ गया। तो ऐसे समझिए, एकदम आसान भाषा में। जैसे मान लेते हैं कि ये चंपारण क्षेत्र है। पहले चंपारण क्षेत्र में क्या हुआ करता था कि बहुत घना वृक्ष हुआ करता था। ठीक है, कहेंगे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का क्या कारण, ये प्रश्न है। तो सिंपल जवाब कि पहले चंपारण में बहुत घना वृक्ष हुआ करता था, वन हुआ करता था, जो बाढ़ के पानी को रोका करता था। वृक्ष जो है बाढ़ के पानी को रोकता है। आप लोग पढ़े होंगे आर्ट्स में कि बाढ़ से बचने का उपाय, चाहे बाढ़ को रोकने का उपाय, तो नदियों के तटबंधों पर मोटे एवं बड़े बड़े वृक्ष को लगाना चाहिए। पढ़े होंगे आप। तो उसी प्रकार से कहेंगे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पहले जो था ना, वो चंपारण क्षेत्र में बहुत घना वन हुआ करता था, पेड़ हुआ करता था जो बाढ़ के पानी को रोकता था। लेकिन धीरे धीरे जो है वहां के सारे वृक्ष कट गए, जिसके कारण से बाढ़ की प्रचंडता बढ़ गई। कितना आसान आंसर था। कहेंगे चंपारण क्षेत्र में बाढ़ की प्रचंडता बढ़ने का मुख्य कारण यह है कि पहले चंपारण में बहुत घना वन होता था। पहले चंपारण में बहुत घना वन होता था जो बाढ़ के पानी को रोकता था। लेकिन धीरे धीरे सारे वृक्ष कट गए, जिसके कारण वहां बाढ़ की प्रचंडता बढ़ गई। उम्मीद है दोस्तों कि आपको अच्छा से याद हो गया होगा। इतना आसान प्रश्न है और ऐसा प्रश्न बिहार बोर्ड में आएगा तो आग लगा दीजिएगा।
चलिए छठा नंबर प्रश्न है कि विष्णु जो है वो मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। विष्णु जो है मानक को लड़ाई में क्यों भेजती है। आप ऐसे समझिए कि अगर कोई घर का आदमी लड़का है, उसकी माँ चाहे कोई व्यक्ति नहीं चाहते कि वो बाहर जाके कमाए, एकदम मजबूरी में उनको भेजना पड़ता है, क्योंकि वो अगर वो कमा के नहीं लाएगा तो घर का खर्चा क्यों चलेगा, कैसे चलेगा। तो ठीक उसी प्रकार से विष्णु जो है मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि विष्णु का घर का हालात ठीक नहीं था। विष्णु जो है मानक कौन है सर, तो विष्णु का ही बेटा है। कहेंगे विष्णु मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि विष्णु के घर का हालात ठीक नहीं है और ऊपर से इसकी बेटी जिसका नाम था मुन्नी का विवाह करना था। इसलिए वो चाहती थी कि मानक लड़ाई में जाएगा तो कुछ पैसा कमा करके लाएगा, जिससे परिवार का हालात भी ठीक हो जाएगी और मुन्नी का विवाह भी हो जाएगा। आसानी से लिख दीजिएगा, फिर से समझिए। कहेंगे विष्णु मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है, विष्णु मानक को लड़ाई में इसलिए भेजती है क्योंकि विष्णु के घर का हालात ठीक नहीं था और उसको अपनी छोटी बेटी मुन्नी का विवाह भी करना था। वे मानक को इसलिए लड़ाई में भेजती है ताकि मानक कुछ पैसा कमा करके लाए, जिससे घर का हालात भी ठीक हो और मुन्नी का विवाह भी हो जाए। याद हो गया होगा दोस्तों। तो आगे हम लोग चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न 7 नंबर प्रश्न कि घर पहुंचने पर लेखक बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि। ओम प्रकाश वाल्मीकि की यहां बात हो रही है। ओम प्रकाश वाल्मीकि ओम प्रकाश वाल्मीकि की यहां बात हो रही। लेखक का मतलब ऐसे प्रश्न पूछेगा कि घर पहुंचने पर लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि को देख उसकी माँ जो है वो क्यों रो पड़ती है। तो समझिए ओम प्रकाश वाल्मीकि एकदम बहुत ही गरीब परिवार से थे, जिनका पूरा परिवार जो है जानवरों का चमड़ा उतारने का काम किया करते थे, तागाओं के यहाँ काम करते थे, जानवरों के गोबर उठाने का काम करते थे। इस कहानी को अगर पढ़िएगा ना दोस्तों, एक प्रकार का आत्मकथा है, तो एकदम आंख से आंसू गिरेगा। अब जिसके हृदय में दया होगा उन्हें, और जो निर्दयी होगा तो उसको कुछ नहीं, उसको तो और मजा आएगा। लेकिन वास्तव में ये कहानी बहुत कुछ सिखाती है। तो चलिए हम लोग देखते हैं। घर पहुंचने पर लेखक को देख उनकी मां क्यों रो पड़ती है। तो सुनिए, लेखक की मां नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा जो है चमड़ा उतारने वाला घिनौना काम करे। लेखक की मां जो है, लेखक बोले तो ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा जो है वो चमड़ा उतारने वाला घिनौना काम करे, नहीं चाहती थी। लेकिन घर में एक दिन कोई भी व्यक्ति नहीं रहते और किसी व्यक्ति का जानवर जो है, पशु जो है वो मर जाता है, जिसके कारण से उसकी मां जो है मजबूरन लेखक को भेज देती है चमड़ा उतारने के लिए। और जब लेखक उधर से चमड़ा उतार करके अपने चाचा जी के साथ में आते हैं, उनका चाचा जी जो थे वो 16 आना कामचोर थे, मैंने सब काम इसी से करवाया लेखक से। तो जब उधर से काम करके आए तो चमड़ा उतारने से तो खून उन लगवे करेगा, उसका शर्ट में पूरा कपड़ा में खून लग गया था, जिसको देख करके उसकी मार होने लगी। फिर से समझिएगा। कहेंगे लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि की मां नहीं चाहती थी कि हमारा बेटा चमड़ा उतारने वाला घिनौना काम करे, लेकिन घर में किसी व्यक्ति के ना होने के कारण वो मजबूरन अपने बेटे यानी ओम प्रकाश वाल्मीकि को चमड़े उतारने के लिए भेज देती है। और जब लेखक चमड़ा उतार करके वापस घर आते हैं तो उनका कपड़ा जो था वो पूरा खून से गंदा हो चुका था, जिसे देखकर उसकी मां क्या करने लगती है, तो रोने लगती है। याद हो गया होगा दोस्तों। तो चलिए अब हम लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि तिरिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। बहुत ही आसान प्रश्न है और ये बहुत बार पूछा गया है।
ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। देखिए क्या कह रहा कि तिरिच क्या है और कहानी में यह किसका प्रतीक है। देखिए कैसे लिखें, कहेंगे तिरिच एक प्रकार का जहरीला जीव है। तिरिच जिसको विष खापर कहा जाता है, हम लोग गांव देहात की भाषा में खपर बिच्छी कहते हैं, बहुत ही जहरीला होता है। तो तिरिच एक प्रकार का खतरनाक जीव है या विषैला जीव है। तिरिच एक प्रकार का विषैला जीव है जिसको काट लेने से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं रहता। और आगे कह रहा है कि कहानी में यह किसका प्रतीक है, तो मृत्यु का प्रतीक है। फिर से, तिरिच एक प्रकार का जहरीला जीव है जिसको काट लेने से कोई भी व्यक्ति जीवित नहीं बच सकता। और आगे लिखा है कि कहानी में यह किसका प्रतीक है, तो कह दीजिएगा, और कहानी में यह मृत्यु का प्रतीक है। याद हो गया होगा दोस्तों। चलिए हम लोग अगला प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीवन में विद्रोह का क्या स्थान है। यानी जीवन में हम लोग विद्रोह जो करते हैं उसका क्या स्थान है। तो कहेंगे, कुछ भी नहीं जानते तो ऐसे लिखिएगा, जीवन में विद्रोह का बहुत बड़ा स्थान है। इसको ऐसे समझिए आप, विद्रोह का मतलब आपसी झगड़ा, थोड़ा बहुत करना चाहिए। जैसे ऐसे समझिए कि आप और कोई एक और व्यक्ति कहीं जा करके आप कुछ चोरी किए हैं और वो नहीं तो किसी से कहा ना आप कहें, ये तो बात छुपी हुई रह गई। लेकिन जो जो मिल करके आप चोरी करने के लिए गए थे, वो खनिये के बीच में अगर झगड़ा हो जाए तो क्या कहेगा, वो कहेगा चोर, वो कहेगा तोरा चोर, तू का वोरा। तो सच्चाई का पता चला ना, किससे, विद्रोह से। तो देखिए कैसे लिखेंगे, कहेंगे जीवन में विद्रोह का बहुत बड़ा स्थान है। जीवन में विद्रोह का बहुत बड़ा स्थान है क्योंकि जीवन में विद्रोह करने से हमारे बीच जो छुपी हुई सच्चाई है, छुपा रहता है, से प्रकट हो जाती है। कितना आसान, एकदम अपनी भाषा में बता रहे हैं। जो कुछ भी नहीं पढ़ा वो भी लिख सकता है। वो छोटा सा बच्चा अगर सुन ले एक बार तक, और एक भी नंबर नहीं कटेगा इससे, अगर इस प्रकार से लिखते एकदम अपनी भाषा में। किताब में चाहे और कहीं पर आपको बहुत बड़ा बड़ा आंसर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वैसा आंसर कौन फायदा का जो याद ही ना हो, समझ में ही नहीं आए। रट्टा मारिएगा आज, 2 दिन के बाद भूल जाइएगा। लेकिन इस प्रकार से अगर आप याद रखेंगे तो बहुत ही आसानी से याद हो जाएगा। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको पदखंड का वीडियो इसी प्रकार का चाहिए तो कमेंट जरूर करिएगा। और इसी प्रकार से आप मुझे सपोर्ट करें ताकि आपके लिए हम बहुत कुछ कर सके। तो चलिए फिर से पढ़ते हैं, जीवन में विद्रोह का क्या महत्व है। तो कहेंगे जीवन में विद्रोह का बहुत बड़ा महत्व है क्योंकि जीवन में विद्रोह करने से हमारे बीच में जो छुपी हुई सच्चाई होती है वो प्रकट हो जाती है। लिखा जाएगा दोस्तों। चलिए सबसे अंतिम प्रश्न, और उस प्रश्न का नाम है डायरी क्या है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डायरी एकदम अपनी भाषा में समझो। आज कोई भी व्यक्ति है वो अपने पास डायरी रखता है, चाहे बिजनेसमैन हो चाहे कोई भी हो, और उसमें वही चीज लिखता है जो रोज वो करता है। तो एकदम अपनी भाषा में लिख दीजिए कि डायरी हिंदी साहित्य की एक विद्या है। डायरी हिंदी साहित्य की एक विद्या है जिसमें हमारे जीवन में होने वाले, फिर से समझिए, डायरी हिंदी साहित्य की एक विद्या है जिसमें हमारे जीवन में होने वाले प्रतिदिन के घटनाओं को पूरे सच्चाई के साथ लिखा जाना चाहिए। मैंने जो भी कुछ लिखेंगे वो सच्चा लिखेंगे, झूठ नहीं लिखना। डायरी उसी को कहते हैं जिसमें सच्चाई के साथ लिखा हो। कहेंगे डायरी हिंदी साहित्य की एक विद्या है जिसमें हमारे जीवन में होने वाले प्रतिदिन के घटनाओं को पूरे सच्चाई के साथ लिखा जाता है। समझ में आ गया होगा आपको डायरी क्या है इसे। अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करेंगे, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद। इसी प्रकार से हमारे ऊपर आप सपोर्ट बनाए रखें, ठीक है। तब तक के लिए जय हिंद। अगले वीडियो का इंतजार करेंगे आप।